नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो गया है लोकतंत्र का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। तो आज यहां पर आप देख रहे हैं अर्पिता पर एक्सक्लूसिव खुलासा। अर्पिता और पार्थ चैटर्जी को लेकर जो तस्वीर आज हम आपके सामने जो रखने वाले हैं वो अपने आप में एक बड़ा सबूत है। आपको याद होगा कि कल इसी कार्यक्रम में हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी उस रिमांड कॉपी की, जिसमें ईडी ने बकायदा बताया है कि क्या क्या रिकवर हुआ है। और उसी रिमांड कॉपी में ये बात हमने आपको दिखाई थी कि अर्पिता की 31 LIC पॉलिसी ऐसी हैं जिसमें पार्थ चैटर्जी नॉमिनी थे। और आज इसका सबूत आपके सामने होगा जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हमने आपको कल ये भी दिखाया था कि अर्पिता की APA यूटिलिटी कंपनी में पार्थ चैटर्जी पार्टनर थे। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के रिश्तों को लेकर अब तक जितनी बातें सामने आई हैं, उसके बाद ये सबसे बड़ा सबूत है जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी टाइम्स नाउ नवभारत के पास है। मैं आपको ये कॉपी दिखाऊंगी, ये कॉपी मेरे पास मौजूद है। लेकिन उससे पहले अर्पिता के ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश, करोड़ों के गहने बरामद हो चुके हैं। और अब ईडी अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी को आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ करे। लेकिन क्या क्या मिला है जरा आप ये भी देख लीजिए। जो अकूत संपत्ति वहां पर मौजूद थी उसका मिलना लगातार जारी है। अब आमने सामने की पूछताछ हो रही है। कैश मिल चुका है, गहने मिले हैं और उसकी एक एक तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। गहनों का अगर आप हिसाब यहां पर जुटा लें तो देखिए कितना वैल्यूएशन है। कुल मिलाकर 43,198 जो ये वैल्यू है ये आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। जो वहां पर एक सोने की अंगूठी देखिए 43,198। इसके अलावा एक और जो अंगूठी मिली है उसकी भी कीमत आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरी लिस्ट इस वक्त हमारे पास मौजूद है। जो एक एक गहना वहां से बरामद हुआ है उसकी पूरी डिटेल ईडी ने रखी है। लेकिन हमारे पास आज एक ऐसा सबूत है जो आपको बताएगा कि आखिर अर्पिता और पार्थ चैटर्जी का ये रिश्ता किस हद तक था। और दोनों के बीच जिस तरह के ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तो देखिए बेहिसाब गहने जो वहां से बरामद हुए हैं, चाहे सोने की अंगूठी हो, हार हो या फिर कैश हो। एक और पेयर सोने के इयररिंग्स जो है उनकी वैल्यू 72,925। तो इन सभी कीमतों को जब आप जोड़ देंगे तो आप पाएंगे कि आखिर इतने जो गहने और तमाम चीजें मौजूद वहां पर थी, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये कहां से आया, कैसे आया, जिसके जवाब ईडी अभी तलाशने में लगातार जुटी है। अब मैं आपको वो सबूत दिखाने जा रही हूं जिसका जिक्र हमने किया कल। आपको रिमांड कॉपी में पॉइंट नंबर 26 हमने दिखाया था जिसमें 31 LIC पॉलिसीज का जिक्र था। और आज इस वक्त जो ये पेपर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस पेपर में बहुत अहम जानकारी है और इनमें से कुछ चीजें मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दी हैं। ये LIC का एक सर्टिफिकेट आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं जिसमें पॉलिसी नंबर 5797698580 मैंने हाईलाइट आपके लिए किया हुआ है। ये LIC की उस पॉलिसी की कॉपी इस वक्त मेरे पास मौजूद है दरअसल, जो मैच्योर हुई है। प्रीमियम का अमाउंट देखिए 50,000 रुपए पर एनम यानी सालाना। और इसमें जो सम एश्योर किया गया, जो दिया गया, वो 2.5 लाख का है। ऐसी 31 पॉलिसीज हैं। अब जरा आप यहां पर देखिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। नॉमिनी एंड प्रपोजल डेट 23 मार्च 2012 की ये पॉलिसी, जिसमें नॉमिनी का नाम आपको मोटे मोटे अक्षरों में पार्थ चैटर्जी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहूंगी कि जरा आप एक बार बड़ी स्क्रीन पर मुझे ये दिखाएं ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से दिखा सकूं कि कितना पैसा गया, किसे गया, पॉलिसी कब मैच्योर हुई। तो इसकी एक तस्वीर भी अब आपके सामने हम रखते हैं क्योंकि 23 मार्च 2022 ये वो तारीख थी जब ये पॉलिसी मैच्योर हुई है और ये पैसा पे हुआ है। हालांकि पॉलिसी जो है वो नाम पर है अर्पिता मुखर्जी के। और 10 जून 1983 इनकी बर्थ डेट भी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए, ये पूरा सर्टिफिकेट अब आपके सामने मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। इसमें आप देख रहे हैं नॉमिनी एंड प्रपोजल पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी जिनके नाम पर ये LIC है। यहाँ पर आपको प्रीमियम का अमाउंट दिखाई दे रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि पार्थ चैटर्जी का नाम यहाँ पर नॉमिनी के रूप में जब दर्ज है तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार अर्पिता मुखर्जी की तरफ से कहा जा रहा था कि उन्हें पता नहीं उनके घर में इतना सोना और इतना कैश कहां से आ गया। पार्थ चैटर्जी कह रहे हैं कि वक्त आने पर बताएंगे, लेकिन ये सबूत अपने आप में इस वक्त बहुत कुछ कह रहा है। 23 मार्च 2022 यानी 10 साल के बाद ये पॉलिसी मैच्योर हुई और यहाँ पर देखिए फुली पेड पूरा अमाउंट जो है वो पे किया गया है। और यहाँ पर बाकायदा एड्रेस भी लिखा हुआ है कोलकाता का, जहाँ पर ये बिलिंग एड्रेस है, जहां पर ये जिस एड्रेस पर जिस नाम पर ये पॉलिसी रजिस्टर्ड थी।
हमारे साथ इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज जुड़ गए हैं। अनुज, सबसे बड़ा सवाल यही कि अब तक देखिए जितनी बातें हो रही थी कि क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, किस तरह के ट्रांजैक्शन थे, पैसे का सोर्स क्या था, ये सबूत अपने आप में अनुज इस वक्त बहुत कुछ कह रहा है। और किस तरह की डिटेल्स अभी तक निकल कर आई हैं अनुज? जी बिल्कुल, जिस तरीके से नॉमिनीज बनाया गया, नॉमिनीज इंसान किसको बनाता है? जो उसका खास होता है, जो उसका घर का मेन सदस्य होता है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये पॉलिसीज़, न सिर्फ ये पॉलिसी बल्कि जो ईडी के हाथ लगे करीब 31 पॉलिसी का जिक्र किया गया है, जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया है कि उसमें नॉमिनीज कौन था। नॉमिनीज थे पार्थ चटर्जी। अगर इस पॉलिसी की बात करें तो 2012 में ये पॉलिसी शुरू हुई थी, 2022 में ये पॉलिसी जो है वो मैच्योर भी हो गई, लेकिन नॉमिनीज कौन थे? पार्थ चटर्जी। लगातार ईडी जो है वो ये बात कह रही है कि दोनों के बीच में संबंध थे, दोनों के बीच में तालमेल थी, और इसी वजह से ये जो पूरा अगर हम घोटाला कहें या जो कैश की रिकवरी हुई है, जो जूलरी की रिकवरी हुई है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों का हाथ रहा है। हालांकि दिक्कत इस बात की आ रही है क्योंकि ईडी का साफ तौर पर यही कहना है कि अर्पिता अब थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन पार्थ पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आज जब दोनों को आमने सामने बैठाया गया, दोनों से आज आमने सामने बैठाकर पूछताछ की गई, तो कई सवाल किए गए, जिसमें से जो 9 फ्लैट्स है उसमें से जो 4 फ्लैट्स की बात सामने आई थी कि ये चारों फ्लैट जो है वो दोनों के नाम पर है। तो ऐसे में इन फ्लैट्स के बारे में डिटेल के पूछा गया। इतना ही नहीं, कौन कौन लोग फ्लैट्स पर आते थे। जहां एक तरफ ईडी सोर्सेज की माने तो जहां एक तरफ अर्पिता कुछ बात बताती थी, तो वहीं दूसरी तरफ पार्थ जो हैं वो इस दौरान चुप्पी साधे रहते थे। यानी अभी भी ये कहा जा सकता है कि पार्थ मुखर्जी, माफ करिएगा, पार्थ चटर्जी जो हैं वो पूरी तरीके से ईडी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज ईडी की टीम जो है वो एक जगह भी गई थी, ये कोलकाता में यहाँ ये सोसाइटी है जहाँ पर ईडी की टीम ने रेड किया। हालांकि ये फ्लैट जिसके नाम से था वो किसी झुनझुन वाले के नाम से ये फ्लैट था। 2015-16 में ये फ्लैट खरीदा गया था और उसके बाद से यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था। तो निश्चित तौर पर ईडी की टीम वहाँ पर भी पहुंची, वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन किया गया। जाहिर तौर पे ईडी का ये कहना है कि उन्हें अभी कई ऐसे अनुज आपके पास लौटती हूँ और डिटेल्स के लिए। हमारे साथ इस वक्त पॉलिटिकल पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। टीएमसी से बादल देवनाथ जी हमारे साथ आ गए हैं और बीजेपी से शहजाद पूनावाला इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत में बादल देवनाथ जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। कागज मेरे हाथ में मौजूद है जिसमें पार्थ चटर्जी अर्पिता मुखर्जी के नॉमिनी है। नॉमिनी किसे बनाता है इंसान? अपने पिता को, भाई को, बहन को, अपने माँ को, अपने स्पाउस को, या किसी और विश्वसनीय को। तो जो पेपर में अर्पिता मुखर्जी के नॉमिनी पार्था चैटर्जी दिखाई दे रहे हैं, जो अमाउंट फुली पे है, पूरी तरह से पे हो चुका है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैडम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम, मैं भी यही तो सोचता हूँ, अर्पिता चैटर्जी कौन है? पार्टी के तो कोई मेंबर नहीं है, पार्टी के कोई लीडर नहीं है, लेकिन करीबी है पार्थ चैटर्जी का। पार्थ चैटर्जी 10 दिन पहले भी मैं उनको दादा कहते थे, उनके साथ बात होता था, सभी जानते थे। लेकिन मैं भी इसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास नहीं था मैडम। तो अर्पिता चैटर्जी को मैंने कभी नहीं देखा, कोई मीटिंग में, रैली में, सभा में, कहीं पर मैंने नहीं देखा। लेकिन अर्पिता चैटर्जी को, एक तो मेरा भी सवाल है, जो जिसको ना शादी हुआ, ना कुछ है, ना बहन है, ना कुछ है, ना कुछ है, तो सुन रहा हूँ मैं दोस्त है, तो दोस्त के साथ इतना 31 LIC पॉलिसी का नॉमिनी है, सारे डीड मिल रहा है। और मैं फिर एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ टाइम्स नाउ के माध्यम से, नहीं, पूरा देश को फिर पार्थ चैटर्जी को पार्टी से निकाला गया है। और एक सेकंड उनको बादल देवनाथ जी, एक चीज से मुझे आपत्ति है जो मैं यहाँ करेक्ट करना चाहूंगी। आपने एक लाइन ये बोली, अर्पिता मुखर्जी कौन है, क्या है, उसकी शादी हुई है, नहीं हुई है, उसका क्या स्टेटस है। किसी भी महिला के लिए जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, वो भी किस तरह के मामले में जहां पर जो व्यक्ति आपके कैबिनेट में थे, आपके मंत्री थे, हमारे लिए सवाल यहां पर अर्पिता मुखर्जी तो ठीक है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, अपने मंत्री पर भी तो कुछ बोलिए, जिन पर एक्शन लेने से पहले भी आपने इतना वक्त लगा दिया।
आपको लग रहा था शायद कुछ ना कुछ ऐसा कारण निकल जाएगा जिसके बाद आप बैटिंग कर लेंगे उनके लिए, इतना समय क्यों लग गया? मैं जहां पर मैं सभा में कुछ बोलता हूँ, कहता हूँ, भाषण देता हूँ, तब उस समय मैं सारी माँ बहन को मैं एक बार प्रणाम करके मैं मेरा भाषण शुरू करता हूँ। लेकिन सब सारे महिला को मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन बात तो ये पूरे बंगाल के लोग, पूरे देश में यही चर्चा हो रहा है अर्पिता चैटर्जी कौन है, इसलिए मैंने आपको सर मेरा सवाल ये था कि पार्था चैटर्जी का अर्पिता से क्या रिश्ता है? मेरा सवाल ये था, अर्पिता के पास इतना कैश, इतना सामान जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? और ये सब कुछ सर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है राज्य की, फिर इलेक्ट होकर आई है और उसके बाद उनकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, उन्हें पता नहीं चला। एक लीडर के पास इतना पैसा कहां से आया? मैं भी जानना चाहता हूँ, और मैं भी ये भी जानना चाहता हूँ पूरा देश। सर आप सरकार में हैं, सर आप सरकार में हैं, अगर आप ऑपोजिशन में होते और फिर आप ये सवाल पूछते कि ये सरकार ये बताए कि ये पैसा कहां से आया तो बात समझ में आती। खैर शहजाद पूनावाला भी स्टूडियो में मौजूद हैं। शहजाद, क्या ये दलील आपके गले उतरती है? एक सेकंड, मैं बहुत सारा सबूत लेकर आया हूँ क्योंकि मैं टाइम्स नाउ नवभारत भी देखता हूँ। ये तस्वीर है, ये पार्टी के मंच की तस्वीर। देखिए मीनाक्षी जी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देख लीजिए, ये तस्वीर है पार्टी के मंच के ऊपर ऑफिशियली अर्पिता जी की तस्वीर है। फिर आप ही की तरह एक दूसरा चैनल है, उन्होंने बताया कि वोट मांग रही थी अर्पिता जी ऑफिशियली टीएमसी के लिए, उसकी भी तस्वीर और वीडियो हमने सार्वजनिक की है। फिर ये एजुकेशन मिनिस्टर का एनवेलप, वो टन्स ऑफ मनी एंड कैश जो आपने दिखाया था ना, उसमें टन्स ऑफ मनी एंड कैश के ऊपर ये एजुकेशन मिनिस्ट्री का एनवेलप उन्हीं के घर में बरामद हुआ था। फिर टाइम्स नाउ की एक्सक्लूसिव स्टोरी थी कि डीड में भी उनका नाम था, मिस डीड में, और एडमिट कार्ड भी अर्पिता के घर से मिले थे। उसके अलावा ममता दीदी खुद अर्पिता को गुड, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रही हो, ये वीडियो भी है, मैं अभी कुछ देर में चला लूंगा ये वीडियो, और मंच साझा कर रही थी क्या ममता दीदी किसी को भी कह देती है वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रही हो। और ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड मीनाक्षी जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ये स्कैम ना दरअसल ऑफ द टीएमसी, फॉर द टीएमसी, बाय द टीएमसी। ये कह रहे टीएमसी का मतलब टू मच कोइंसिडेंस, हम कह रहे टू मच करप्शन। आज जाकर अधिकारी जी को हटाया। अधिकारी कौन? जिनका नाम तो हाईकोर्ट ऑर्डर में था कि उनकी बेटी को अपॉइंटमेंट इलीगली किया। हम इतने दिन से कह रहे थे हटाओ हटाओ हटाओ, दीदी हटाने को तैयार नहीं। और आज मैं देख रहा हूं कि बंगाल के जो ये टीएमसी के प्रवक्ता है वो आकर पार्थ को बचा रहे हैं। मतलब यहां पर हो रहा है कि कितने पार्थ निकलेंगे, ये बोल रहे पार्थ तो अच्छा है, पार्थ ने कुछ नहीं किया, तो फिर हटाया क्यों? फिर अधिकारी को हटाया क्यों? कलकत्ता हाईकोर्ट डिवीजन बेंच ने 8 सीबीआई का प्रोब दिया, वो भी क्या विद्वेष की भावना से है या वो दबाव से है? और ममता दीदी ने कहा है कि कोर्ट दबाव में काम करती है। कैन यू बिलीव इट? ये इस प्रकार से, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन एंड करप्शन ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन, ये ममता दीदी के नाक के नीचे हुआ है। रोज वैली स्कैम, कट मनी स्कैम, सिंडिकेट स्कैम, एसएससी स्कैम, युवाओं को ठगा आपने, युवाओं को, टीचर को भी ठगा और जो टीचर से टीचिंग लेंगे उसको भी ठगा। ये मल्टी डायमेंशनल स्कैम था। एक्सक्लूसिव कॉपी है जो टाइम्स नाउ नवभारत के पास इस वक्त मौजूद है और लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, ईडी के सोर्सेज से मिला है। बादल देवनाथ जी, जो आरोप शहजाद पूनावाला यहां लगा रहे हैं, देखिए बड़ा सवाल ये है, ममता बनर्जी पर जनता ने फिर भरोसा दिखाया। पश्चिम बंगाल की जनता को, बाकी हिंदुस्तान की जनता को कैसे आप आश्वस्त करेंगे आज की तारीख में कि आप लोगों को जानकारी नहीं थी ये सब कुछ हो रहा है? और अगर जानकारी नहीं थी तो फिर किस लेवल की लापरवाही इसे कंसीडर किया जाए, माना जाए? मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ, साजिद भाई, तुम्हारा घर में चोरी हुआ? कोई जो आपके घर में कोई घर का कोई लोग कोई पेंसिल हटा लिया, कोई पैसा हटा लिया? सर लेकिन चोरी करने वाला कौन है? जवाब देता है, चोरी करने वाला सर कौन है? मंत्री थे आपके कैबिनेट में, पावरफुल मिनिस्टर थे। मैं छोटा करके मैं रहा हूँ, एक मिनिस्टर कुछ कर दिया, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मैडम, जो एक मिनिस्टर के पीछे पीछे सेंट्रल आईबी, सेंट्रल स्पेशल आईबी रहता है, सेंट्रल आईबी को सब मालूम होता है, तो सेंट्रल आईबी जवाब नहीं दिया। सेंट्रल आईबी कहां से रहता है भाई? ये कौन सी व्यवस्था में सेंट्रल आईबी मिनिस्टर के पीछे रहता है? मीनाक्षी जी, आप कितने वर्षों से कर रही हैं जर्नलिज्म, आपने सुना है इस बात को? मतलब ये अपने मंत्रियों के पीछे आईबी लगाते हैं, बादल देवनाथ जी, स्टेट की आईबी लगाते हैं अपने बादल देवनाथ जी, फिर भी नहीं पता था। आज आपसे थोड़ी बड़ी पिक्चर पर आप जवाब देंगे ये उम्मीद थी, वो भी तब जबकि इस तरह का सबूत सामने है, उसके बावजूद आपसे उम्मीद थी कि आप जरा कुछ बड़ी तस्वीर पर बात करेंगे। कम से कम खुलकर स्वीकार तो करिए कि मंत्री ने गलत किया या गलत हुआ, और एजेंसी ने जो सच निकाला है कम से कम उसके बाद तो मानिए कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ी हुई, चूक हुई। मैडम बिल्कुल गड़बड़ी हुआ, ठीक है, चोरी हुआ, डकैती हुआ, उसको उनके पक्ष पे बहुत सारे डीड भी मिला, बहना मिला, सब कुछ मिला है। मैं तो स्वीकार कर लूं, पार्टी भी स्वीकार किया, इसने पार्टी सस्पेंड किया, मैं मंत्री मिनिस्टर से उसको रिलीव कर दिया।
मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, एक लाइन में आपको सुनना चाहता हूँ, तुम भी सुन लो। 2 साल से बैंक में 2000 नोट और ATM से 2000 नहीं मिल रहा है। 2 साल का पहले जो ऐसे 2000 नोट 1000 से कहां से आया, इसका जवाब तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। यही जो है ठीक है, शहनाज जवाब दीजिए। पहले मैं जवाब देने के पहले एक चीज सुनाना चाहता हूं। इन्होंने कहा चोरी हुआ आपके घर पे, तो मैं अगर चोर की प्रशंसा करूंगा तो आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना। अब देखिए प्रशंसा कौन कर रहा है, सुनिए। बादल जी प्लीज बरसना बंद कीजिए। आप हर डिबेट में मैं जब बोलता हूं बरसने लग जाते हैं। सुन लीजिए, आपके पीछे भी IB होगी आपके स्टेट की, सुन ऑडियो लीजिए जा रहा है उनको। के बाद सेंट्रल क्या कर रहे, कृपया करके PCRT। दीदी बोल रही है बहुत अच्छा काम कर रही हो आप पार्था के साथ मिलके, अच्छा है, कीप इट अप। अब मुझे बताइए कि दीदी ने आज तक बादल जी के लिए भी ये नहीं बोला होगा, बादल जी आप एक वीडियो, आप फिर भी बरस रहे हो भाई। सुन भी लिया, इनकमिंग ऑन है कि नहीं है आपका, आउटगोइंग या फ्री, सुन लीजिए सर, ऐसे मत कीजिए डिबेट। ठीक है, लेकिन सर बड़ी बात यहाँ पर ये है, आप कंप्लीट करिएगा। मैं ठीक है, क्या तरीका है? देखिए एक वीडियो अभी दिखाया है बादल देवनाथ जी, जिसमें ममता बनर्जी भी हैं, वो तारीफ कर रही है, ठीक है, और जिस तरह से वो प्रशंसा करती हुई दिखाई दे रही है, तो जो आप ये कह रहे थे कि अर्पिता कौन है क्या है हमें नहीं मालूम, तो आपके उस दावे की पोल खुलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेरा 10 सेकंड का लेकिन ठीक है शहनाज, 10 सेकंड बाद कंप्लीट करिए फिर। अरे सुन भी लीजिए ना सर, बादल देवनाथ आऊंगी आपके पास, आप कंप्लीट करिए सर, मैं फिर अगली खबर की तरफ बढ़ूंगी। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आज तक ममता दीदी ने इनके लिए भी इतनी प्रशंसा नहीं की होगी। अब ये मान लो अर्पिता इज अ नोबडी, तो ममता दीदी उनकी तारीफ करे, मतलब दाल में तो कुछ काला है। और दूसरी बात इन्होंने कहा IB होती है मिनिस्टर के पीछे, तो IB होने के बावजूद कैसे चोरी हुई, मतलब कि ये पूरा टॉप से लेकर बॉटम तक ये मिले हुए हैं। अब हम आप लोग आपस में बाल की खाल निकालने वाले प्रयास नहीं होने चाहिए, लेकिन देखिए मुद्दा बड़ा है, मुद्दा गंभीर है, और मुद्दा इसलिए गंभीर है क्योंकि जिस तरह के घोटाले की बात सामने आ रही है उसमें पिसने वाला कौन है? पिसने वाली पॉलिटिकल पार्टी, मुख्यमंत्री, मंत्री, ED, केंद्र की सरकार, वो सब नहीं है, आम लोग हैं जिनके बच्चों के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, शिक्षकों को लेकर यह घोटाला हुआ है। तो आप समझिए कि नुकसान किसका है। बहरहाल आप दोनों को धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे आज की अगली एक और अहम खबर का। उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मॉडल आज नॉर्थ ईस्ट के असम तक पहुंच गया है। असम में आतंकी कनेक्शन वाले एक मदरसे को हेमंत सरकार के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया, और इस एक्शन के बाद एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर असम में आतंक का मदरसा मॉड्यूल क्या है? We have demolished that madrasa. को या मदरसे को या स्कूल को गिरा देना, ये हम समझते हैं उन बच्चों की कैरियर के साथ खिलवाड़ है। He was indoctrinating even the small children. आपके कहने से कैसे मान लेगा कोई आतंकवादी है? आप तो न जाने किसको किसको कहा करते हैं। मैं इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ। বাংলাদেশৰ পৰা যেতিয়া আহিছিল মাদ্ৰাছাখনতে বাংলাদেশ নেশ্যনেল বিলাকক তেওঁ ৰাখিছিলে ইন এ रूम एडजसेंट टू द madrasa। ये आतंक के खिलाफ बुलडोजर एक्शन है। ये असम में बुलडोजर का योगी मॉडल है। जिस तरह यूपी में बाबा का बुलडोजर न्याय कर रहा है, उसी तरह असम के मोरीगांव में सरकारी बुलडोजर पहुंचा, भारी पुलिस बल की तैनाती हुई और इस मदरसे पर बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हो गई। एक एक करके मदरसे को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। ये वही मदरसा है जिसे आतंकी मुफ्ती मुस्तफा चलाता था, वही मुफ्ती मुस्तफा जिसका लिंक अलकायदा से है, वही मुफ्ती मुस्तफा जिस पर बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े होने का आरोप है, जिस पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। लेकिन जिस मदरसे से मुफ्ती मुस्तफा अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया करता था, अब उसे मिट्टी में मिला दिया गया है।
प्रशासन ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और UAPA एक्ट 43 के तहत मदरसे को ढहाया है। इस मदरसे में पढ़ रहे 43 बच्चों को अलग अलग स्कूलों में भर्ती करवा दिया गया है। Under Disaster Management Act, that madrasa has also been evicted in Morigaon. So we have admitted, with the active assistance from their guardian, we have admitted those students in general schools, and guardians has helped us. असम में जिहादी मदरसे पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ तो विपक्षी पार्टी और कुछ मौलानाओं का रिएक्शन किया। इस एक्शन पर सवाल उठाए। अगर कोई शख्स किसी पर आपको शक है, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, तो कानून का एक ये रूल है कि जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए आप उसको मुजरिम करार नहीं दे सकते। लेकिन किसी इदारे को बुलडोज कर देना, किसी इदारे को या मदरसे को या स्कूल को गिरा देना, ये हम समझते हैं उन बच्चों की कैरियर के साथ खिलवाड़ है जो बच्चे वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। जहां भी आतंकवादी है नेस्तनाबूद कीजिए, लेकिन पहले साबित तो कीजिए आतंकवादी हैं। आपके कहने से कैसे मान लेगा कोई आतंकवादी है? आप तो न जाने किसको किसको कहा करते हैं। मैं इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ हूं। बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाने वाले लोगों का अपना तर्क है, लेकिन इस मदरसे को जो मुफ्ती मुस्तफा नाम का शख्स चलाया करता था, उस पर क्या क्या आरोप हैं, जरा वो भी देखिए। 28 जुलाई को मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया। मुफ्ती पर अलकायदा से जुड़े होने का आरोप है। मुफ्ती बांग्लादेशी आतंकी संगठन ABT से जुड़ा था, मदरसे से जिहादी गतिविधियों को चलाता था। मुफ्ती के मदरसे को सील भी किया गया था। असम में आतंकवाद के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सीएम ने खुद बताया कि पिछले 5 महीने में 5 आतंकी मॉड्यूल्स का भंडाफोड़ किया गया है। যে অসম পুলিচে যোৱা কেইদিনত যি আমি লাষ্ট 5 মান্থত 5টা মডিউল গ্ৰুপ এটাই আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ABTৰ আমি 5টা মডিউল আমি ব্লাষ্ট কৰিব পাৰিছো। But I must also add here that these are not only based on information from Assam Police. We secured cooperation, we got cooperation from National Security Grid, which is comprised of all intelligence agencies of Government of India and other states. बीते 5 महीने में असम में करीब 25 लोग गिरफ्तार किए हैं, जिन पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है। इन गिरफ्तारियों से यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या असम आतंकी गतिविधियों का गढ़ बन रहा है। Now it has been proved beyond reasonable doubt that Assam is becoming a hotbed for Islamic fundamentalism. असम सरकार ने राज्य में जिहादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मदरसों के खात्मे का रास्ता अपनाया है। असम सरकार सरकारी मदरसों को स्कूल बनाने का बिल लेकर आई। जनवरी 27, 2021 को इस बिल को मंजूरी दे दी गई। सरकारी मदरसों को नॉर्मल स्कूल का स्टेटस दिया गया। इसके तहत 800 मदरसों को खत्म कर दिया गया। हालांकि अभी भी असम में 168 गैर सरकारी मदरसे हैं। हालिया एक्शन, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां और अब बुलडोजर वाले एक्शन से हिमंता का मैसेज क्लियर है। असम में अब आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में आने वाले वक्त में और ताबड़तोड़ एक्शन की उम्मीद की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद दिल्ली से होगी बड़ी खबर इस सवाल के साथ कि आखिर अतिक्रमण का इकोसिस्टम हारता क्यों नहीं। और लोकतंत्र में अब वक्त है आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाने का, जिसमें आपको हम दिखाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से ये चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली में जहां सिर्फ 100 दिन पहले बुलडोजर चला था, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला था, ठीक उसी जगह पर अब फिर से अवैध कब्जा कायम हो गया है। और ऐसे में सवाल ये कि क्या अतिक्रमण वाला इकोसिस्टम इस देश में बुलडोजर के एक्शन के बाद भी नहीं हारेगा? दिल्ली में जहां चला बुलडोजर, वहां फिर हुआ अतिक्रमण। सौ दिन बाद जहांगीरपुरी में कदम कदम पर अवैध कब्जा दोबारा। जो सड़क सालों बाद हुई थी चौड़ी, वो फिर बनी पतली संकरी गली।
इस वक्त मैं जहांगीरपुरी के उसी सड़क पे मौजूद हूँ और यहाँ मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। अपने कैमरा पर्सन तनवीर को कहूँगा कि एक बार जरा जूम करके तस्वीरों को दिखाएं कि देखिए किस तरीके से जो अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी, उसके बावजूद देखिए कि फिर से अतिक्रमणकारियों ने इस पूरे सड़क पर कब्जा कर लिया है। ये जो पूरी सड़क देख रहे हैं, ये सड़क तकरीबन जो है यह इसे 40 फुट की सड़क कही जाती है, लेकिन देखिए कि ये जो सड़क है इसको सड़क को आधे से ज़्यादा घेर लिया है। किसी तरीके से लोग रेंगते हुए यहाँ से गुजर रहे हैं। ये दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका है जो अवैध कब्जे और जाम के लिए बरसों से बदनाम है। लेकिन 20 अप्रैल 2022 को जब यहाँ दिल्ली नगर निगम के 1-2 नहीं पूरे 9 बुलडोजर ने धावा बोला तो खलबली मच गई। तोहमत भले लगी, मगर बुलडोजर ने न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न मंदिर की फिक्र की, न मस्जिद की परवाह की। जहाँ जो अवैध कब्जा मिला उसे जमींदोज कर दिया। जिस वक्त यहाँ पर 20 अप्रैल को जब यहाँ बुलडोजर चल रहा था तो उस दौरान आपने यहाँ की पूरी तस्वीरें देखी होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो बुलडोजर का पंजा चल रहा था, जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ था उसे तोड़ के हटाया जा रहा था यहाँ से। लेकिन तस्वीरें देखिए कि एक बार फिर से वह पुनर्जीवित होनी शुरू हो गई है। फिर से जो कब्जा हुआ था, जो कब्जे को लेकर के जो कार्रवाई हुई थी, वो कार्रवाई फिर से एक बार यहाँ पर खत्म होती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि देखिए कि किस तरीके से ये जो कब्जा है सड़कों पर, ये देखिए कि कुछ जो है सो अस्थाई है और कुछ जो है सो अस्थाई तौर पे यहाँ पर कब्जा दिखाई पड़ रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है तो मसीहा बनने की मंशा रखने वाले बहुत जल्द मुखर हो जाते हैं। एक्शन के दौरान सरकारी अफसरों और मुलाजिमों की तेजी भी देखते बनती है, लेकिन जब सरकारी जमीन, सार्वजनिक संपत्ति अवैध कब्जे की आगोश में समाती है तो सिस्टम की खामोशी देखते ही बनती है। जहांगीरपुरी की वो पहली दुकान जिसके अवैध हिस्से पर अप्रैल में बुलडोजर चला, तब की तस्वीर आपको बाद में दिखाएंगे, पहले मौजूदा हकीकत देखिए। जहांगीरपुरी की यही वो दुकान है, यही वो चौराहा है जहां पर बुलडोजर के पंजे की शुरुआत हुई थी। और ये देखिए कि उसका अवशेष अभी भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किस तरीके से इसे ये जो तोड़े हुए जो सामान है, जो टूटे हुए जो सामान है, वो यहाँ पर अभी भी इसी तरीके से बिखरे हुए हैं। उनके अवशेष पड़े हुए अवैध अतिक्रमण के लेकर कार्रवाई की। और ये जो आप दुकान देख रहे हैं, इस दुकान को भी तोड़ा गया था और ये देखिए कि इसे नए तरीके से दोबारा से बनाया गया है। पहले लोहे का शेड हुआ करता था, तिरपाल लगाया गया है। और आपने वो तस्वीर देखी होगी जब बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी तो सारे दुकान के जो सामान थे वो सड़क पे रखे हुए थे और बच्चे पैसे वहां से चुन रहे थे। ये वही वो दुकान थी। तो अवैध कब्जा फिर से कायम हो गया है। फर्क सिर्फ इतना आया कि गैर कानूनी कब्जे का ढांचा बदल गया। जहांगीरपुरी के जिस दुकानदार का अवैध निर्माण अप्रैल वाले एक्शन के दौरान बुलडोजर का पहला टारगेट बना, वो अतिक्रमण का ठीकरा प्रशासन पर ही फोड़ रहा है। जी, हम लोगों को तो कोई नहीं बताया था। वैसे मेरे पास एमसीडी की तरफ से वेडिंग सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था। हम लोगों को कुछ नहीं बताया, अचानक आया, तोड़ फोड़ के चले गए। उस वक्त भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम पर बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन का आरोप लगा था, लेकिन महापौर से लेकर कमिश्नर तक सबने कार्रवाई को जायज ठहराया था। अवैध था, अवैध तरीके से उसको यूज किया गया है, तो इसीलिए उस पर कानूनी कार्रवाई हुई और बाकी इन्वेस्टिगेशन आगे होगा और उससे पता लगेगा। अब जरा 20 अप्रैल का वो मंजर भी देख लीजिए जब बुलडोजर ने इस दुकान के गैर कानूनी कब्जे को धाराशायी किया था। जूस की ये दुकान भी तब बुलडोजर का निशाना बनी थी, लेकिन करीब 4 महीने बाद तस्वीर फिर जस की तस नजर आ रही है। जिस कॉर्नर है इसे भी तोड़ा गया था उस दौरान और इसके भी हटाया गया था क्योंकि इसके ऊपर भी अवैध अतिक्रमण को लेकर के वो तमाम बातें कही गई थी। जो पर्ची आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो जो शटर है उसके ऊपर भी लगाया गया है। लेकिन उसके बावजूद अवैध अतिक्रमण को लेकर के जो कार्रवाई हुई वो कार्रवाई बिल्कुल सुनी नजर आ रही है। क्योंकि देखिए फिर से वो तस्वीरें पुरानी वाली दिखाई पड़ रही, जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई से पहले यहाँ पर वो तस्वीरें थी कि किस तरीके से देखिए यहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। इस इलाके के दुकानदार अवैध कब्जे से इनकार नहीं करते हैं, लेकिन उनकी दलील ये कि वक्त पर उन्हें रोका क्यों नहीं जाता। या जब कर रहा है अवैध को कब्जा तभी आप रोको। अब आदमी इतना पुराना हो जाता है, 40-50 साल रह जाता है, बाल बच्चा यहाँ ही पढ़ाई लिखाई करता है, यहाँ ही बड़ा होता है, यहाँ ही सब कुछ करता है, फिर आके आप आक्रमण करते हो। ये तो गलत बात है ना। या आपको पहले से नोटिस दो कि आप ये चीज हटा लो। यकीनन महज 100 दिनों में अतिक्रमण पुरानी शक्ल में लौट आया है, लेकिन दिल्ली नगर निगम है कि एक बार फिर कुंभकर्णी नींद में सो गया है, न जाने कहां खो गया है।
ये सवाल यही है कि आखिर नॉर्थ एमसीडी जो थी उस वक्त जब इस पर कार्रवाई की जा रही थी वो क्यों इतनी बेसुध है कि उसे जानकारी नहीं है। हालांकि अब तो जो है जो एमसीडी थे उनका यूनिफिकेशन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान तक जू क्यों नहीं रेंगती है कि जिस जगह से, जिस इलाके से अवैध अतिक्रमण को लेकर के बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की, उसी जगह पर एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों ने अपना कब्जा क्यों कर लिया है। हैरानी की बात ये कि हर कोई जानता है कि कब्जा अवैध है, जमीन सरकारी है जिसे सरकार अतिक्रमण कहती है, फिर भी दुहाई कमाई और रोजी रोटी की दी जा रही है। जमीन सरकारी था, उसी में हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएगा, ये दुकान करके तो पेट अपना चलाता है, बाल बच्चा ऐसे पाल रहा है, तो इसी में करके खाना है, तो तोड़ फोड़ के चला गया, उसका भी नुकसान है, उसका तो नुकसान कोई भरा ही नहीं है। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण का आलम यह है कि बीच सड़क पर इलेक्ट्रॉनिक सामान की रेहड़ी सजी है। दलील ये कि दुकान का किराया नहीं दे सकते, ऐसे में सड़क पर ये दुकान सजा ली। जी देखो, गरीब इंसान है, कहाँ जाएंगे, सब इंसान कमा के खाएंगे, अब कहाँ जाएंगे बताओ, कोई काम धंधा तो नहीं है, पूरा 3-4 महीने से ऐसे ही बैठे थे, तो यहाँ पर कोई जगह तो मिल नहीं रहा, यहाँ पर अब सबको किराया भाड़ा देने में कहाँ देंगे, हम लोग किराए में रहते हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ, तो यहाँ पर बीच सड़क में लगाना ही पड़ रहा है, थोड़ा बहुत कमा के खाना पड़ रहा है किराया भाड़ा। अब आपको अप्रैल वाले एक्शन में बुलडोजर के आखिरी टारगेट की तस्वीर दिखाते हैं, जहां दुकान का अवैध हिस्सा फिर से कायम हो चुका है। जहांगीरपुरी के इलाके में जब अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलने लगा तो यही वो दुकान है जहां पर आखिरी बार बुलडोजर का पंजा चला, और उसके बाद ही जो बुलडोजर चलाने की जो कार्रवाई चल रही थी और जो तमाम जो एमसीडी की तरफ से जो अधिकारी थे उन्हें सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिया गया, जिसके बाद वो बुलडोजर का जो पंजा था यहीं आकर थम गया। कार्रवाई चल रही थी तो प्रशासन द्वारा कहा जा रहा था कि जिन लोगों ने भी अवैध तरीके से सरकारी जमीन पे कब्जा किया है, अतिक्रमण किया है, उन्हें वो खाली करा रहे, हटा रहे हैं। तो आपको क्या बताया गया तोड़ने से पहले? वो तो कुछ बताया नहीं, कुछ भी नहीं बताया, वो आके ही सिर्फ तोड़ दिया लाइन से। अतिक्रमण पर एक्शन से नाराजगी इस कदर है कि जिनका अवैध कब्जा गिरा वो उसे आक्रमण तक करार दे रहे हैं। कभी कुछ नहीं, कभी नोटिस ने कुछ भी नहीं बोला, अचानक आया, वो एक बुलडोजर थोड़ी आया, 4-5 आया, आके एकदम हमला। ये भी नहीं बोला कि अपना सामान निपटो और सामान को सुधारो या सामान को अंदर करो, कुछ भी नहीं। वो आके यहाँ टीन को छप्पर था, ये चारों तरफ बोर्ड लग रहा था, जीना था, चाय की दुकान मेरी थी, रेडी थी, उधर सबको रेडी वेडी मिला, हमें कुछ भी नहीं मिला। अतिक्रमण का रोग बहुत पुराना है, अवैध कब्जे की आड़ में काली कमाई का खेल भी चलता है। सोच कि एक्शन लेने वालों की नींद तब खुलती है जब पानी सिर के ऊपर से बह चुका होता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अतिक्रमण वाला इकोसिस्टम कभी नहीं हारेगा? प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत, दिल्ली। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार मुसीबत की तस्वीर। आलम यह है कि आफत वाली बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजस्थान के रेगिस्तान में जिंदगी कैद सी हो गई है, तो उत्तराखंड, हिमाचल में हर वक्त पहाड़ टूटने का खतरा मंडरा रहा है। ये सब जो मकान है यहाँ पर खतरे की जद में आ गए हैं, तो सभी सज्जनों से अनुरोध है कृपया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और यहाँ से बिल्कुल खाली कर दीजिए। कहीं घर छोड़ने की सलाह, कहीं पानी से दूर रहने की नसीहत, तो कहीं सड़क पर बचकर चलने का संदेश। और ज्यादा भूस्खलन होने की संभावना है। ये तस्वीर नैनीताल की है, जहां लगातार लैंडस्लाइड के बाद लोगों को घर छोड़ने को कहा जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस वक्त सतर्क रहने की जरूरत है। पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम के बिगड़े मिजाज का असर दिख रहा है। कुदरत के इस कहर का असर ऐसा कि कहीं पानी में बस फंस गई, कहीं गाड़ियां पानी में डूबी हुई है और कहीं चलने भर को जगह नहीं। सबसे पहले जयपुर चलिए। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें दरिया बन गई। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चौतरफा पानी भरे हुए हैं। जयपुर शहर के अंदर हालात ऐसे कि गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही है। जयपुर में हुई बरसात ने पूरे जयपुर को जलमग्न कर दिया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यातायात यहां से निकल रहा है, और ये बारिश के रुकने के 2 घंटे बाद का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जब बारिश होती है उस वक्त क्या हालात होते हैं वो आप तस्वीरों में देख ही पा रहे होंगे। आप उस तरफ देखेंगे एक कार किस तरीके से निकलने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर साधन अटक जाते हैं। ऐसे में काफी सारी दिक्कतों का सामना आम पब्लिक को करना पड़ता है। मैं इस ई रिक्शा में मौजूद हूं, लेकिन फिलहाल अब ये देखिए इस सतह तक पानी आ चुका है।
राजस्थान के ही सीकर की तस्वीर देखिए, जहां भारी बारिश के बाद सड़क पर पानी जमा हुआ तो स्कूल जा रहे बच्चों की बस ही फंस गई। 30 बच्चे आधे घंटे तक सड़क पर ही फंसे रहे। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बाहर निकाला गया। राजस्थान के कई जिलों में हालात हर दिन खराब हो रहे हैं। ये तस्वीर माउंट आबू की है, जहां एक ऑटो चालक अपने ऑटो के साथ ही नदी में फंस गया। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि ऑटो चालक अपने ऑटो को लाख कोशिशों के बाद भी बाहर नहीं निकाल सका। राजस्थान के बाद अब उत्तराखंड चलते हैं। देहरादून में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। हालात ये कि लगातार बारिश की वजह से पहाड़ों का मलबा लोगों के घरों में घुस गया। कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल लोग खुद ही अपने घरों से मलबा निकाल रहे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में, जहां पर कल मलबे की वजह से एक घर पूरा तहस नहस हो गया। ऐसे ये अकेला घर नहीं है, बल्कि ऐसे 3 से 4 घर और भी हैं जहां मलबे की वजह से काफ़ी त्राहिम ताहिम हो गया। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, हम उस जगह पे हैं, उस मौके पे आए हैं। आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आखिर मलबे ने किस तरह से अपना कहर बरपाया है इस घर पर। देखिए, आपको मैं अंदर दिखाना चाहूँगा आराम। ये देखिए किस तरह से ये एक घर था, जहाँ ये किचन थी शायद, और किचन में पूरी तरह से मलबा घुस चुका है। अब मलबे के साथ यहाँ SDRF की टीम है, रात से ही मौके पे पहुँच गई थी। अब गुजरात चलते हैं। ये अमरेली की तस्वीर है, जहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो काम के सिलसिले में सुबह सुबह घर से बाहर निकलते हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में हालात ऐसे ही हैं, तो कई जगहों पर लोगों को लगातार सावधान रहने को कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।